आगे बढ़ते हैं। अब है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह 1827 से लेकर 1833 के बीच संपन्न हुआ था। बंगाल के पूरब में जयंतिया और पश्चिम में गारो पहाड़ियाँ मेघालय के बीच खासी लोग निवास करते थे। ठीक है। तो 1824 में ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। असम व सिलहट के बीच सैन्य मार्ग स्थापित करने हेतु एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई। खासी मुखिया तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया तथा अन्य लोगों की सहायता से विद्रोह कर दिया। सन 1833 में सैन्य कार्रवाई के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। अगला है रामोसी विद्रोह 1822, 1825, 26, 1839 से लेकर 41। यह 3 चरणों में हुआ, इसलिए 3 डेट यहाँ दिया गया है। पहला चरण 1822 में, दूसरा चरण 1825 से लेकर 26 के बीच और तीसरा चरण 1839 से लेकर 41 के बीच। यह था रामोसी विद्रोह। अंग्रेजों ने जो साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण और भूख की समस्या से क्षुब्ध होकर पश्चिमी घाट में रहने वाली आदिम जनजाति, क्या था कि अंग्रेजों के साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण, अकाल और भूख की समस्या से क्षुब्ध होकर पश्चिमी घाट में रहने वाली आदिम जनजाति रामोसी ने उनके विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। इस संघर्ष का नेतृत्व चित्तर सिंह थे। ठीक है, चित्तर सिंह एवं नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर, याद रखें, चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने प्रदान की। 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसियों ने सतारा के आसपास का क्षेत्र लूट लिया तथा फिर से 1825 से लेकर 26 में पड़े भयानक अकाल से प्रभावित रामोसी ने ओमा जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। कालांतर में 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह को पदच्युत करने देने एवं उनके देश निष्कासन के विरुद्ध पुनः भड़क उठा। 1840-41 में बड़े दंगे हुए। नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने विद्रोह कर बादामी का दुर्ग जीतकर उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहरा दिया। अंग्रेजी सेना ने बाद में विद्रोह को दबा दिया। आगे है रंपा विद्रोह। यह विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के उत्तरी क्षेत्र रंपा में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों द्वारा शोषण, वन कानूनों का उल्लंघन, सूदखोरी, बेगारी के विरुद्ध था। रंपा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 1922 से 24 के बीच अल्लूड़ी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया, जो गैर आदिवासी नेता थे। सीताराम राजू को गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त हुई, लेकिन वे आदिवासी कल्याण हेतु हिंसा को आवश्यक समझते थे। विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध की नीति का अनुसरण किया गया। एक था, हम लोगों ने पढ़ा कुका आंदोलन, और ये है कुकी विद्रोह 1917 से 19 के बीच हुआ। 1891 के आंग्ल मणिपुर युद्ध के बाद मणिपुर रियासत पर अंग्रेजों का दबदबा बढ़ गया। अंग्रेजों ने क्षेत्र में बलात् श्रम यानी कि पोट्ठांग को अनिवार्य कर दिया। परंपरागत अधिकारों के हनन के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेबर बटालियन में गैर युद्धक भारिक के तौर पर स्थानीय जनजातियों की भर्ती को अनिवार्य किया गया, तो 1917 में कुकी जनजाति के लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का विस्तार देखें तो कुकी आबादी वाले सभी क्षेत्रों में था, जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, चीन पहाड़ी क्षेत्र, वर्तमान में जो म्यांमार है, तो असम के कछार पहाड़ी क्षेत्र आदि में था। यानी कि जहाँ जहाँ कुकी थे वहाँ यह आंदोलन सक्रिय रहा। एक है बस्तर विद्रोह। 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासी द्वारा गुंडाधुर के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। इसे भूमकाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। भूमकाल विद्रोह या बस्तर विद्रोह, यह 1910 में प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर नागा विद्रोह। मणिपुर विद्रोह या नागा विद्रोह, इस आंदोलन का
प्रारंभकर्ता रोंगमई जादू नांग ने किया। ठीक है, इस आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? रोंगमई जादू नांग ने किया। इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एकता लाना, पुराने रीति रिवाजों को खत्म करना तथा प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना था। अगस्त 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जादू नांग को फांसी दे देने के बाद इस आंदोलन को 16 वर्षीय नागा युवती गिंडालियू ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। गेंडालियू ने अपने आदिवासी आंदोलन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा और कष्टकारी करों व कानून की अवज्ञा करने का आदेश दिया। अक्टूबर 1932 में गेंडालियू को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद गेंडालियू की रिहाई हुई। जवाहरलाल नेहरू तथा आज़ाद हिंद फौज ने गेंडालियू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया। रानी ने जादू नांग के धार्मिक विचारों के आधार पर होरका पंथ की स्थापना की। ठीक है, होरका पंथ की स्थापना की। रानी गेंडालियू का संबंध रोंगमई नागा जनजाति से था। ठीक है, आप जानते हैं, नाम ही है जादू नांग, रोंगमई जादू नांग। तो ये इससे तो स्पष्ट हो जाएगा कि रोंगमई जनजाति से इनका ताल्लुकात था। अब हम लोग देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में हुए महत्वपूर्ण किसान आंदोलन। सबसे पहले हम लोगों ने नागरिक विद्रोह पढ़ा, फिर उसके बाद जनजातीय विद्रोह पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं 19वीं सदी के किसान आंदोलन। तो सबसे पहला इसमें था नील विद्रोह, 1859 से लेकर 60 के बीच इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है, ये क्या था? तो कृषक आंदोलनों के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक तथा जुझारू विद्रोह बंगाल का नील विद्रोह था। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्होंने यूरोपीय व्यापारी द्वारा जबरन नील की खेती के लिए विवश किया जाता था। इनकार करने पर किसानों को नील बागानों के मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 को हुई। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी थी। हिंदू और मुसलमान किसानों ने मिलकर विरोध में हड़ताल आयोजित की और प्रेस मिशनरियों ने हड़ताल का समर्थन किया। अपवाद स्वरूप छोटे जमींदार महाजन भी इस विद्रोह के समर्थक में से थे। 1860 तक नील आंदोलन नादिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में नील कारखाने बंद होने लगे। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने, ये देखिए नाम जरूर याद रखिए, दीनबंधु मित्र, अपने नाटक नील दर्पण में किया तथा समाचार पत्रों के स्तर पर इस आंदोलन में जो सहयोग मिला वो हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा लिखी गई हिंदू पैट्रियट उन्होंने किया। नील समस्या की जांच के लिए सरकार ने नवंबर 1860 में नील आयोग के गठन का आदेश दिया। उसके बाद विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। आगे है पावना विद्रोह, 1873 से लेकर 1876 के बीच। तो बंगाल के पावना क्षेत्र में यह विद्रोह जमींदारों के शोषणकारी रवैये के विरुद्ध हुआ। जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 1873 में पावना जिले के यूसुफ शाही परगने में एक किसान संघ का गठन किया गया, जिसमें किसानों को संगठित करके लगान न देने, जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे में खर्च हेतु चंदा एकत्र करने जैसे कार्य किए गए। आंदोलनकारियों का उद्देश्य था साहूकारों, ऋणदाताओं के पास रखे हुए ऋण पत्रों, डिक्रियों आदि को छीनकर नष्ट करना। यह विद्रोह अपने स्वरूप में अहिंसक था, क्योंकि यह आंदोलन न तो जमींदार विरोधी था और न ही उपनिवेशवाद विरोधी था। किसानों के इस आंदोलन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति एक आज्ञाकारी भाव था। आंदोलन में किसानों का नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते थे। एक यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि किस आंदोलन
में यह नारा दिया गया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, तो पाबना विद्रोह। आगे बढ़ते हैं। अब है दक्कन विद्रोह, जो 1874 से लेकर 1875 के बीच हुआ। महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिलों में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह का आधार रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर थे। इसके साथ साथ अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद कपास के निर्यात में कमी आई। बावजूद इसके सरकार अभी भी किसानों से ऊंचे भूकर वसूल रही थी, जो विद्रोह का कारण बना। दक्कनी साहूकारों में अधिकांश बाहरी मारवाड़ी तथा गुजराती थे। लगान अदायगी के लिए किसानों को कर्ज लेना होता था। कर्ज देने के बदले साहूकार किसानों के घर और ज़मीन अपने पास गिरवी रखते थे। इस तरह किसान महाजनों के चंगुल में होता था। किसानों ने सूदखोरों के खिलाफ विद्रोह का झंडा गाड़ दिया और शोषणकारी जो दस्तावेज थे, जिनमें इकरारनामे, कर्ज की प्रतियां आदि शामिल थे, इसको नष्ट किया। किसानों ने महाजनों की दुकानों से खरीदारी करने तथा उनके खेतों में मजदूरी करने से इनकार कर दिया। नाइयों, धोबियों तथा चर्मकारों ने भी महाजन के किसी भी प्रकार से सेवा करने से इनकार कर दिया। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम के द्वारा किसानों को साहूकारों के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान किए गए। साथ ही दीवानी विधि संहिता की कुछ धाराओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वह ऋण की पुनर्अदायगी में असमर्थ किसानों को बंदी बनाने से मुक्त रखा गया। आगे बढ़ते हैं और यह है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ। यह विद्रोह उत्तरी बंगाल में करम शाह द्वारा चलाया गया। यह अर्ध धार्मिक प्रकृति का था। ये जरूर याद रखें कि पागलपंथी विद्रोह अर्ध धार्मिक प्रकृति का था, जो सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के समर्थन हेतु था। इस विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों के शोषण के विरुद्ध कृषकों की नाराजगी। इस विद्रोह का क्षेत्र शेरपुर से लेकर गारो की पहाड़ियों तक था। 1825 में पागलपंथी संप्रदाय के नेता करम शाह के पुत्र टीपू शाह ने काश्तकारों के समर्थन में जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर उनके गढ़ों पर आक्रमण कर दिया। 1850 तक यह जो है उपद्रवग्रस्त बना रहा। आगे है मोपला विद्रोह, और यह 2 चरणों में हुआ है। सबसे पहले 1836 में हुआ, फिर 1921 में जाकर हुआ था। तो केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया। मोपला लोग मालाबार तटीय क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरबी एवं मलयाली मुसलमान थे, जो कि निम्न दर्जे के किसान थे। अपने पहले चरण में यह विद्रोह अन्य विद्रोह से इस रूप में भिन्न था कि इसमें शोषकों व शोषितों के धर्म में अंतर था। ठीक है। इस क्षेत्र में महाजन व जमींदार हिंदू थे, जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे। चूँकि ब्रिटिश शासन जमींदार समर्थक था, अतः जमींदारों ने लगान की दरें बढ़ा दी थी, किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया था। विरोध स्वरूप मोपला किसानों ने जेनमियों मतलब हिंदू जमींदार की हत्या करना व संपत्ति लूटना शुरू कर दिया। तो ये प्रारंभिक चरण का था जो 1836 में हुआ। मोपला विद्रोह का जो दूसरा चरण था वह 1921 में मोपलाओं के खिलाफत नेता अली मुसलियार के नेतृत्व में अंग्रेज व जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1921 में खिलाफत आंदोलन के नेताओं शौकत अली, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, ठीक है, मोपला विद्रोह का समर्थन किया। मोपला विद्रोह की उग्रता देखते हुए सरकार ने सैनिक शासन की घोषणा कर दी। धार्मिक गुरुओं, खिलाफत तथा कांग्रेस के नेता याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया और के माधवन नायर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अंततः मोपला विद्रोह को कुचल दिया गया। इस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहा गया। अब हम लोग देखते हैं
कि 20वीं सदी के किसान आंदोलन। ठीक है, तो किसान सभा आंदोलन सबसे पहला। किसान सभा आंदोलन अवध के क्षेत्र में सबसे पहले किसानों को जमींदारों और तालुकेदारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के सदस्यों ने किया। गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयत्नों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। इस कार्य में मदन मोहन मालवीय ने इन्हें सराहनीय योगदान दिया। कुछ स्रोतों में 1917 भी पढ़ने को मिलता है 18 की जगह पर। इस किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झिंगुरी लाल सिंह, दुर्गापाल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। 1919 में किसानों द्वारा विरोध की सबसे अधिक संगठित जो देखा गया वो नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार कार्यविधि की गई। बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा 1920 में जो इसका गठन किया। इस सभा ने किसानों से बेदखली, भूमि न जोतने तथा बेगार न करने की अपील की। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ का रूड़ गांव था। ठीक है, प्रतापगढ़ का रूड़ गांव था। किसानों ने बाजारों, घरों एवं अनाज की दुकानों पर धावा बोलकर उन्हें लूटा था तथा पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई। रायबरेली, फैजाबाद एवं सुल्तानपुर इन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। किसान सभा आंदोलन की विशिष्टता यह थी कि इसमें ऊंची व निची जातियों के किसानों ने मिलकर भागीदारी की। तो ये था किसान सभा आंदोलन। अब है एका आंदोलन। ठीक है, एका आंदोलन 1921 के अंत और 1922 के प्रारंभ तक अवध का किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा। इस आंदोलन का कारण किसानों की जोत भूमि पर उनका दखल संबंधी अधिकार न होना, अस्थायी या अत्यधिक लगान के अतिरिक्त भूस्वामियों द्वारा शुल्क, उपकर, भेंट, जबरिया मजदूरी आदि लगा लिया जाता था। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया। ये नाम जरूर याद रखें, मदारी पासी एका आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस आंदोलन की मुख्य बात यह थी कि इसमें छोटे काश्तकारों के साथ साथ छोटे जमींदार भी इसमें शामिल थे। एका आंदोलनकारी नेताओं का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीति में विश्वास कम था, इसलिए कालांतर में दमनात्मक कार्यवाही के चलते यह आंदोलन अलग थलग पड़ गया। 1922 तक सरकार ने इस आंदोलन का दमन कर दिया। अब है बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह सूरत, गुजरात के बारदोली तालुके में 1928 में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया। गुजरात के किसान आंदोलन में कुनबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसान ही नहीं बल्कि कालीपराज यानी अश्वेत जन भी शामिल थे। बारदोली के मेहता बंधुओं कल्याण जी कुंवर जी और दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन से 1922 में आंदोलन चलाया हुआ था, लेकिन कालांतर में कपास की कीमत गिरने के बाद भी लगान पुनरीक्षण अधिकारी ने इसमें 30% की वृद्धि की सिफारिश की थी, जिसका कांग्रेस नेताओं ने भी भारी विरोध किया था तथा बारदोली जांच समिति का गठन किया गया। आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। फरवरी 1928 में बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने संभाला। यह कब संभाला? फरवरी 1928 में। याद रखें, फरवरी 1928 में बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करता कौन बने? तो वल्लभ भाई पटेल बने और बढ़ी हुई लगान राशि के विरुद्ध में सरकार को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की। पटेल द्वारा लगान न अदायगी हेतु किसानों को संगठित किए जाने के बाद किसानों ने हिंदू मुस्लिम गीता व कुरानों की कस्में खाई
किसानों को नरम दल व सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का पूरा सहयोग मिला। बम्बई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्याग पत्र दिया। साथ ही रेल कर्मचारियों ने भी हड़तालें आयोजित की। सरकार ने 30% लगान बढ़ोतरी को घटाकर 21.97% कर दिया। फिर भी जनमत लगातार सरकार विरोधी होता जा रहा था। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल के बारदोली मामले की जांच एक न्यायिक अधिकारी से कराई। जांच रिपोर्ट में उसने लिखा कि 30% लगान बढ़ोतरी गलत थी, इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी। देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। तो 1936 में बिहार प्रांतीय किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा का नाम दिया गया। ध्यातव्य है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर NG रंगा महासचिव नियुक्त हुए। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इसी अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन में लिया गया। अखिल भारतीय किसान सभा का मुख्य उद्देश्य जमींदार वर्ग द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण से किसानों को बचाना था। साथ ही भू स्वामित्व की समाप्ति, राजस्व व लगान में कमी करना, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना इसकी प्रमुख मांगे थी। आगे है तेभागा आंदोलन 1946 में। ठीक है, तेभागा आंदोलन 20वीं सदी का यह आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। इस आंदोलन का कारण बंगाल भू राजस्व आयोग यानी कि फ्लाउड आयोग था। याद रखें, फ्लाउड आयोग या कहे भू राजस्व आयोग। ठीक है, फ्लाउड आयोग की तेभागा सिफारिशों को लागू करवाना था। इसमें क्या था कि बटाईदारों ने यह मांग की कि जमींदारों या जोतदारों को दिए जाने वाला भूमि किराए के रूप में फसल यानी कृषि उपज का हिस्सा आधे से घटाकर 1/3 कर दिया जाए और हिस्सा बंटने तक उपज बटाईदार के खमार यानी गोदाम में रहेगी। फसल बंटवारे के इसी अनुपात यानी कि बटाईदार का हिस्सा 2/3 तथा जमींदार का हिस्सा 1/3 के कारण इसे तेभागा आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह थे। बंगाल किसान सभा के नेतृत्व में सभाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा तिभागा चाई, हमें 2/3 भाग चाहिए एवं इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस आंदोलन ने जोतदारों और बटाईदारों के बीच हिंसक संघर्षों को जन्म दिया। जब सुहरावर्दी सरकार ने बर्गदार विधेयक प्रस्तुत किया तो आंदोलन ने गति पकड़ ली, लेकिन शीघ्र ही सरकार किसानों के दमन पर उतर आई और पुलिस कार्रवाई शुरू की। 1949 या कुछ स्रोतों में 1950 भी कहा जाता है, सरकार ने बर्गदार अधिनियम यानी कि शेयर कॉपर एक्ट बनाया और किसानों की अधिकांश मांगे मान ली। और सबसे अंतिम है इस कड़ी में तेलंगाना आंदोलन। ये 1946 से प्रारंभ हुआ और 51 तक चला। इस समय तेलंगाना हैदराबाद रियासत का अंग था। यहाँ तेलुगु भाषी किसानों का विद्रोह जमींदारों के समर्थक पुलिस और उनके गुंडों के प्रति था। यहाँ विशेषकर नालगोंडा के किसानों ने हिंसात्मक विद्रोह किया। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण कुमारैया की पुलिस द्वारा हत्या थी। इसकी शहादत के बाद अति उग्र तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी
तथा आंध्र सभा ने संघर्ष छेड़ दिया और गुरिल्ला पद्धति से संघर्ष जारी रखा, जो 1951 तक किसी न किसी रूप में यह चलता रहा। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर यह जो मेजर रिवोल्ट्स इन इंडिया, जो आज़ादी के टाइम की बात हो रही है, मेजर इंडियन रिवोल्ट्स जो किए गए, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो हम लोगों ने प्रमुख जन विद्रोह पढ़ा, जिसमें सन्यासी विद्रोह, फ़कीर विद्रोह, पाइक विद्रोह, अहोम विद्रोह, फरायजी विद्रोह, कुका आंदोलन, गडकरी विद्रोह, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। और जब जनजातीय विद्रोह पढ़ा तो उसमें जनजातीय विद्रोह में हम लोगों ने खोंड विद्रोह, खोंड एवं सवार विद्रोह, कोल विद्रोह, ठीक है, हूल या संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ठीक है, चुआर के बारे में पढ़ा, ताना भगत आंदोलन के बारे में पढ़ा, खासी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, रंपा विद्रोह, कुकी विद्रोह, बस्तर विद्रोह, मणिपुर नागा विद्रोह। और सबसे अंतिम में हम लोगों ने किसान आंदोलन पढ़े। तो किसान विद्रोह को भी दो चरण में बांटा गया, एक तो 19वीं सदी के किसान विद्रोह और फिर बाद में 20वीं शरण, तो 20वीं सदी के। तो 19वीं सदी के किसान विद्रोह में हमने क्या पढ़ा? नील विद्रोह, पावना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, मोपला विद्रोह। और 20वीं सदी के किसान आंदोलन में हमने एका, बारदोली, अखिल भारतीय किसान सभा, तेभागा आंदोलन और तेलंगाना विद्रोह पढ़ा। तो कुल मिला के जितने भी रिवोल्ट्स जो भारत में हुए, हमने उसका अध्ययन कर लिया। तो ठीक है, कल मिलते हैं अगले वीडियो में।